Hello students, welcome to my channel. This is Suya Singh Rajput. Today we are here to learn class 9 chapter 4 chapter 5 natural vegetation and wildlife. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 5 के नेचुरल वेजिटेशंस और विल्ड लाइफ के बारे में। अब नेचुरल वेजिटेशंस होता क्या है पहले ये समझेंगे हम। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। नेचुरल वेजिटेशंस मीन्स पौधे जो बिना इंसान के मदद के ग्रो किए, तो उन जिस वेजिटेशन में ग्रो किए उस सभी को हम बोलेंगे कि हाँ नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक रूप से ग्रो किए हैं। तो वैसे जंगलों को, वैसे पेड़ों को हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो नेचुरल वेजिटेशन में आएंगे। India's vegetation is very diverse because of climate, soil, relief and mountain plains, temperature and rainfall। जैसा कि चैप्टर आपको बोल रहा है कि इंडिया का जो वेजिटेशन है वो वेरी डाइवर्स है, बहुत ही डाइवर्स तरीके का है। क्यों है? कारण तो क्लाइमेट के कारण है फर्स्ट, सॉइल के कारण है सेकंड, रिलीफ। अब रिलीफ में कौन कौन आते हैं? तो माउंटेन एंड प्लेन्स आते हैं। टेम्परेचर के कारण है और रेनफॉल के कारण है। ये सभी के कारण हमारे जो नेचुरल वेजिटेशंस है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द वेजिटेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि हमारे सॉइल, रिलीफ, फीचर, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये सभी चीज़ें हमारे फैक्टर हैं जो हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलीफ के बारे में। रिलीफ में माउंटेन्स आते हैं जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है और फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन्स पे जब आप हाइट पे जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर ना कोल्ड होते जाता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्लेन्स में अगर आप रहोगे तो वहाँ पे कैसे माउंटेन पाए जाएंगे? क्यों माउंटेन पाए जाएंगे? जहाँ पे आपको फर्टिल सॉइल मिलेगा वहाँ पे आपको फॉरेस्ट पाए जाएंगे। जहाँ पे फर्टिल प्लेन्स होंगे वहाँ पे फर्टिल सॉइल होंगे, तो वहाँ पे आपको प्लेन्स पाए जाएंगे। ग्रास लैंड होंगे तो ग्रास तो नेचुरली ग्रो करता है, तो ग्रास लैंड होंगे वहाँ पे। डिजर्ट एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल होगा, रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होगा, वहाँ पे थ्रोनी बूसेस होंगे। अब डिजर्ट माउंटेन में क्या था? अल्टीट्यूड ज़्यादा था, हाइट उसका ज़्यादा था, तो इसके कारण वहाँ कोल्ड क्लाइमेट था तो वहाँ फॉरेस्ट पाए गए। प्लेन्स में क्या था? फर्टिल सॉइल था, इसके कारण वेजिटेशंस वहाँ के अलग हैं कि हाँ फर्टिल सॉइल है तो वहाँ पर ग्रासलैंड ये सब पाए जाएंगे। अब डिजर्ट के वेजिटेशन क्या है? वहाँ लो रेनफॉल होता है, तो लो रेनफॉल में कैसे पेड़ उगेंगे? तो उगेंगे आपके थ्रोनी बुशेस। क्लाइमेट अफेक्टिंग द प्लांट ग्रो, रेनफॉल डिसाइड्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, सनलाइट हेल्प फोटोसिंथेसिस। देखो बोल रहा है ना कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। जैसा कि हम लोगों ने क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा था, तो क्लाइमेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग की होती है, तो क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है कि हाँ किस ढंग के वेजिटेशन होंगे। तो किस ढंग के वेजिटेशन होंगे? तो टेम्परेचर जो है, जहाँ का क्लाइमेट का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे अलग ढंग के पेड़ पौधे उगेंगे, तो वहाँ के टाइप अलग हैं वेजिटेशन के। फिर जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ के वेजिटेशन अलग होंगे, तो वहाँ के प्लांट अलग ढंग के ग्रो करेंगे। फिर रेनफॉल डिसाइड कर रहा है कि हाँ कैसे फॉरेस्ट होंगे, कहाँ फॉरेस्ट होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कहाँ कम फॉरेस्ट होंगे। अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट भी होते हैं, तो वो बोल रहा है कि रेनफॉल आपके डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सनलाइट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स जो है ग्रो नहीं करेंगे, तो सनलाइट भी एक तरह से इफेक्ट कर रहा है। सॉइल पे आते हैं हम लोग। थर्ड में बोल रहा है सॉइल। डिफरेंट सॉइल सपोर्ट डिफरेंट वेजिटेशन। अलग अलग सॉइल जो होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होते हैं, जैसे अलग अलग वहाँ पे प्लांट उगेंगे। जैसे हो गया ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी अगर, तो वहाँ पे कॉटन प्लांट्स उगेंगे। एलिवल सॉइल, तो जहाँ पे एलिवल सॉइल है वहाँ पे क्रॉप उगेंगे, हम लोग फसल उग जाते हैं। ग्रास लैंड होते हैं वहाँ पे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया के पास कैसा कैसा वेजिटेशन है? वेजिटेशन के कैसे कैसे टाइप्स हैं? तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फर्स्ट में आते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे रैन फॉरेस्ट हैं। रैन फॉरेस्ट मतलब
जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये वेस्टर्न घाट के पास है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ का जो रेनफॉल होता है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। थर्ड में हम लोग आते हैं क्लाइमेट। हॉट एंड वेट होते हैं यहाँ के जो क्लाइमेट होंगे जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो यहाँ के हॉट एंड वेट होंगे। यहाँ पे ट्रीज पाई जाएंगी, एबोनी, महोगनी, रबर, ये सब पाए जाएंगे। यहाँ पे ट्रीज जो होंगे, फीचर्स जो होंगे, तो यहाँ पे डेंस और टॉल ट्रीज होंगे। यहाँ पे सीडिंग लीव्स के बारे में नहीं बताया गया है कि यहाँ कैसे सीडिंग लीव्स होंगे, नॉट डिफाइंड ऑफ सीडिंग लीव्स। एनिमल्स कैसे पाए जाएंगे? एनिमल्स में आपको एलिफेंट, मंकी, लेमूर, ये सब पाए जाएंगे एनिमल्स यहाँ पे। बी में बोल रहा है ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट क्यों नाम पड़ा है? मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पे जब मॉनसून होता है तो यहाँ पे बहुत ही हरियाली छा जाती है। ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है, लार्जेस्ट एरिया में इंडिया में पाया जाता है। फाउंड इन मध्य प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़ में पाया जाता है। ये फॉरेस्ट ज़्यादातर आपको पाया जाएगा झारखंड में, चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, ये सब जगहों पे पाया जाता है। यहाँ पर का रैन का मात्रा क्या होता है? रैन का मात्रा होता है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रैन होता है यहाँ। ट्रीज यहाँ पे कैसे होते हैं? ट्रीज होते हैं सेल के, होते हैं टीक के, होते हैं शीशम होता है, नीम होता है, यहाँ पे होते हैं। टाइप्स 2 टाइप के होते हैं ये फॉरेस्ट। फर्स्ट टाइप इसका है मोस्ट डिसिड्यूअस फॉरेस्ट, जिसको वो लोग बोलते हैं मोर रेनफॉल। जहाँ पे इसमें भी होता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे मोस्ट डिसिड्यूअस फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ पे कम बारिश होता है यहाँ पे ड्राई डिसिड्यूअस, इसे हम लोग नाम दिए हैं कि हाँ जहाँ पे कम बारिश होगा वहाँ पे ड्राई डिसिड्यूअस फॉरेस्ट हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट डिसिड्यूअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थर्ड में बोल रहा है, सी में आपको ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट और एंड स्क्रब्स। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट ये कहाँ पाया जाता है? थर्ड टाइप जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट। ये गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में पाया जाता है। यहाँ पे 70 डिग्री करेंट 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई होगा। यहाँ के प्लांट में आता है आपको कैक्टस, बम्बू, कीकर, ये सब पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ ना कम बारिश में भी अपने आप को उगा लेते हैं। यहाँ के फीचर क्या होंगे? प्लांट्स हो गए तो यहाँ के प्लांट्स के कुछ होंगे ना फीचर। तो यहाँ के प्लांट्स के फीचर होते हैं कि ये शॉर्ट होते हैं, थ्रोनी बूसेस होते हैं, हल्का झाड़ीदार होते हैं। डी में बोल रहा है आपको माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? माउंटेन फॉरेस्ट आपको पाया जाता है हिमालयाज़ में माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज विथ हाइट। हिमालय में माउंटेन फॉरेस्ट इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट है, लोअर पर्सन में हीट ज़्यादा होगा, हायर पर्सन में हीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ना हाइट के कारण आपको यहाँ पे का फॉरेस्ट का वैरायटी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे लो लेवल में ओका और चेस्टनट होते हैं। जैसे यहाँ का फॉरेस्ट का जो टाइप होगा तो ये एक टाइप है, तो यहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल 2 टाइप के हो जाएंगे। तो लो लेवल पे आपको ओका, चेस्टनट अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे, और जैसे ही हाई लेवल पे जाओगे पाइन, फिर और कीदर, ये सब पेड़ पाए जाएंगे। अब क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि लो लेवल का टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है। अल्टीट्यूड जैसे जैसे हाई होता है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हाँ जैसे जैसे अल्टीट्यूड हाई हो जाएगा आपके टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाएंगे। अल्पाइन वेजिटेशन एट हायर लेटीट्यूड। अल्पिन जो है, अल्पाइन ये वेजिटेशन पाए जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड जाओगे तो वहाँ के वेजिटेशन अल्पाइन हो जाएंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट भी। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ये आपको सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, महंदी और कृष्णा डेल्टा के पास पाया जाता है।
यहाँ पे ग्रोन इन साल्टी एंड मडी एरियाज, जहाँ पे आपको कीचड़ वाला इलाका है, मड है, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर के जो जंगल होंगे, उसके जो प्लांट्स होंगे, तो वो उसके वेजिटेशन अलग होंगे, तो उस वेजिटेशन का नाम है आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहाँ के फॉरेस्ट का नाम हम लोग बोलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जा रहा है आपको? वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में, महंदी में, कृष्णा डेल्टा के पास। ये जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी बोला है मैंने कि ग्रोन इन साल्टी एंड मडी एरियाज, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो साल्टी एरिया में या फिर मडी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेन ट्री कौन होंगे? सुंदरी। सुंदरी जो है पेड़, सुंदरी पेड़ यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। एनिमल में रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, फॉरेस्ट की बात हो गई, तो अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेशन में ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लांट्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आता है। वाइल्ड लाइफ में बोल रहा है कि इंडिया हैज़ 90,000 प्लस एनिमल स्पीसीज। इंडिया के पास जानवरों की जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, 90,000 प्लस है, और बर्ड्स की 2,000 बर्ड के स्पीसीज हैं। 2,500 स्पीसीज ऑफ फिश भी आते हैं। 2,500 स्पीसीज फिश की भी पाई जाती हैं इंडिया में। एलिफेंट जो है हमारे हॉट एंड वेट फॉरेस्ट के पास पाए जाएंगे। कैमल्स डिजर्ट में, याक लद्दाख एरिया में पाए जाते हैं। स्नो लिपर्ड हिमालयाज के पास पाए जाएंगे कि हाँ वहाँ पे स्नो लिपर्ड होंगे। स्नो लिपर्ड नाम से पता चला है कि जहाँ स्नो होगा, स्नोफॉल, वहाँ पे स्नो लिपर्ड पाए जाएंगे। वाई वाइल्ड लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि वेजिटेशन में वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ना। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलता है। हेल्प्स फूड चैन। आप लोगों ने एक कहानी पढ़ा होगा कि चिड़िया ने फल खाया, फल का बीज कहीं दूर जा कर के उसने गिराया, और वहाँ पे फिर वहाँ पर फिर अमरूद का पेड़ उगा। तो ये क्या है ना कि एक इकोसिस्टम मेंटेन करता है, फूड चेन को भी मेंटेन करता है। हमारे जैसे पेड़ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो बकरियाँ पेड़ चढ़ जाती हैं, और भी जो पेड़ चढ़ने वाले जानवर हैं वो पेड़ चढ़ जाते हैं। तो ये भी फूड चेन को भी बरकरार रखते हैं कि हाँ फूड चेन हमारा प्रोटेक्ट रहता है। प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि हमारा वातावरण कैसा होगा, प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि हाँ ना ज़्यादा पेड़ पौधे बढ़े ना ज़्यादा कुछ बढ़े। ये एक तरह से बैलेंस करके चलते हैं। ट्रीट्स टू द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें वेजिटेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जंगल की कटाई को रोक देना चाहिए, ज़्यादा जंगलों को नहीं काटना चाहिए, जितना आवश्यकता है उस हिसाब से हमें जंगल काटने चाहिए। हाँ, मान लो हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो हमें थोड़े से जंगल काटना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पूरे जंगल को कट कर दिए, पूरे काट दिए। माइनिंग कम करना चाहिए। माइनिंग से क्या होता है ना कि खुदाई करने से क्या होता है कि पेड़ के तो जड़ ज़मीन के अंदर है, और जड़ क्या करते हैं ना कि ज़मीन के अंदर से मिनरल्स सोखते हैं। तो हम माइनिंग करेंगे अगर ज़मीन के अंदर, तो पेड़ के जड़ को मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ज़मीन के अंदर से वाटर लेवल कम जाएगा, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख जाएंगे। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन भी कम करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने ही हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लगती है उसे हमें काबू करके रखना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि हाँ जंगलों में आग कम से कम लगे, इस ढंग से। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग कम करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा अगर हम लोग घास को खा रहे हैं, ज़्यादा कोई जानवर अगर घास को खा रहा है तो ओवर ग्रेजिंग से भी बचाना चाहिए कि हाँ ज़्यादा घास भी ख़त्म ना हो, ज़्यादा पेड़ पौधे भी ख़त्म ना हो। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन अब कैसे हो रहा है, फॉरेस्ट को सुरक्षा कैसे मिल रहा है, वाइल्ड लाइफ को कैसे सुरक्षा मिल रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया कि हाँ टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सभी जो स्पेसीज है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा
क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। नेशनल पार्क बनाए गए। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, जिससे कि हम लोग जंगली जीव को नहीं मार सकते हैं, हम लोग जंगली जीव को अकारणवश नहीं मार सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एक्ट बन गया कि हाँ, जो लोग बिना काम के जंगल में जाते थे और जीवों को मार करके हत्या करते थे, तो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नियम कानून में, संविधान में बन गया कि एक एक्ट लगा देते हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ बचा रहेगा। तो एक ये भी हमारी गवर्नमेंट ने किया है। नेशनल पार्क बनते हैं, राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं उसमें बहुत सारे जानवरों को जो विलुप्त होने वाले हैं उनको भी रखा जाता है कि हाँ वो लोग बचे रहें। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्ट एरिया, नेशनल पार्क। अब प्रोटेक्टेड एरिया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया बनाया गया, तो नेशनल पार्क बनाया गया जहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या होते हैं? बायोस्फीयर जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और लोकल कम्युनिटीज़, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनकी एक प्रजातियां रखी जाती हैं पूरी। तो बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां भी रखी जाती हैं, एक भी प्रजातियां रखी जाती हैं। एग्जाम्पल में सुंदरवन हो गया, सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, ये सब हमारे बायो रिजर्व में आते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।